नमस्कार, हमारी खास पेशकश 3 at 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातन, मेरे सहयोगी श्वेता झा और सईद अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर वो बड़ी खबर लेकर जिसे आप जानना चाहते हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे अपनी आदतों से लाचार चीन को सबक सिखाने की बन रही है रणनीति। हिंदुस्तान की इस मोर्चेबंदी में बड़े बड़े देश उनके साथ है। सही बिल्कुल नेहा, लेकिन अगर देश की बात करें तो वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। एक बच्ची के साथ यहाँ जो दरिंदगी हुई है उसने निर्भया के बाद बने कानूनों को लगता है कि बेअसर कर दिया है। अपराधियों का कोई भी उस पर असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली के लोग जबरदस्त श्वेता गुस्से में हैं और अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। बिल्कुल सही जी, बेहद दुखद और शर्मसार करने वाली ये दिल्ली की खबर है। अपने दर्शकों को यह हम दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, ये खबर है सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई। सीबीआई की एफआईआर में आरोपी रिया चक्रवर्ती से इस वक्त मुंबई में ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि रिया के साथ साथ उसके भाई शौविक वहां पर मौजूद हैं। सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश शाह से भी सवाल जवाब ईडी दफ्तर में इस वक्त हो रहे हैं। लगभग 2 घंटे का वक्त हो गया है और मुंबई में ईडी दफ्तर में इस वक्त रिया से पूछताछ चल रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो रिया से जानने हैं और रिया ही बता सकती है। पैसों के लेन देन को लेकर तमाम सवाल किए जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं उनके अकाउंट में जो कि सुशांत से उनके भाई के अकाउंट में किए गए हैं, सुशांत से खुद रिया के अकाउंट में किए गए हैं। और इस पर तमाम अपडेट लिए जा रहे हैं, तमाम जानकारी ली जा रही है। रिया समेत 4 लोगों से ईडी की पूछताछ, भाई शौविक से भी पूछताछ हो रही है और उनके सीए से भी पूछताछ की जा रही है। इन सभी लोगों से पिछले 1.5 घंटे से पूछताछ चल रही है। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. आखिरकार सामने आई रिया चक्रवर्ती। ईडी के सामने रिया की पेशी। अब रिया देगी सुशांत के पैसे का एक-एक हिसाब। सुशांत की एक गर्लफ्रेंड बताएगी कहां गए 15 करोड़। लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका है। बचने बचाने का दौर भी खत्म होने वाला है, क्योंकि सुशांत सुसाइड केस में जिस रिया चक्रवर्ती की तलाश बेहद सरगर्मी से हो रही थी, वो रिया अब तक जांच से भाग रही थी और जिसने अब तक सिर्फ अपना एक वीडियो जारी कर सफाई दिया था, अब वही रिया मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंची है। ईडी ने ईमेल भेजकर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गुरुवार की शाम रिया ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए आने से इनकार कर दिया था। लेकिन ईडी ने इस दलील को खारिज किया तो मजबूर होकर रिया को ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा। ईडी रिया से जानना चाहती है कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ के लेन देन में आरोपों का सच क्या है। रिया ने भाई शौविक के साथ मिलकर जो कंपनियां बनाई, उसके लिए क्या सुशांत ने पैसा दिया था? अगर सुशांत ने कंपनियों के लिए मदद किया था तो वो कितना? क्या वो सुशांत के क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रही थी? सुशांत के साथ रहते हुए रिया ने उनसे कितने पैसे लिए? परिवार से अलग करके, सारे स्टाफ को बदल करके
उसके बाद फिर उनको, जब वो उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी, काफ़ी वो बेचैन थे, उसी बेचैनी में छोड़ के चले जाना और उसके बाद उनको ब्लॉक कर देना। तो हमारा ये परिवार का कहना है कि यही एक बिल्डअप था उस सुइसाइड के लिए, जिसके लिए रिया डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हमने 306 डाला है। रिया मुंबई के ईडी दफ्तर में इस वक्त हर उस सवाल का जवाब दे रही है जो अब तक राज थे। सवालों की पूरी लिस्ट के साथ ईडी के अधिकारी रिया से सवाल जवाब में जुटे हैं। मोहलत न मिलने के बाद आखिरकार रिया चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना पड़ा और उन तीखे सवालों के जवाब देने पड़े जिससे बचने के लिए रिया और समय मांग रही थी। लेकिन क्या पैसों की जांच कर रही ईडी सुशांत की मौत का रहस्य सुलझा पाएगी? इस सवाल के जवाब का सबको इंतजार है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। रिया ने जो कमाया उसका पाई पाई का हिसाब जांच एजेंसियों के पास है, लेकिन जो खर्च किया उसका एक एक हिसाब जुटाया जा रहा है। जो खर्च रिया के भाई शौविक ने किया उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। सुशांत के अकाउंट से रिया बेधड़क खर्च करती रही, लेकिन सुशांत ने उसे कभी रोका नहीं। रिया शॉपिंग के लिए जाती तो सुशांत का क्रेडिट कार्ड लेकर, रिया ब्यूटी पार्लर जाती तो सुशांत का क्रेडिट कार्ड लेकर, देश विदेश का टूर होता तो पूरा खर्च सुशांत का होता। खर्च करता रिया का भाई, बिल भरा जाता सुशांत के क्रेडिट कार्ड से। ये सिर्फ आरोप नहीं, सुशांत के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट हर ऐसे खर्च की गवाही दे रहा है। फिर हम बोले कि मैडम घर के लिए खर्चा कर रही है, बैंक अकाउंट में ये वो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। ये आपको पुराने नौकरों ने बताया? पुराना नौकर कि मैडम सर के अकाउंट में से पैसा निकाल के खर्चा कर रही हैं, ये बताया था? तो फिर क्या खर्चे थे ये? मालूम नहीं, कुछ बोले थे पूजा वूजा हो रही थी, ये वो हो रही थी। रिया के जो इनकम टैक्स से संबंधित कागजात ईडी को मिले हैं, उससे पता चलता है कि उसकी अब तक की जमा पूंजी करीब 14 लाख की है। लेकिन रिया की इस छोटी सी कमाई का जादू देखिए। उसने अपनी छोटी सी कमाई की बदौलत ही मुंबई के खार इलाके में 85 लाख का फ्लैट खरीद लिया। वैसे इस पर रिया ने 60 लाख का लोन भी लिया है, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी अपने पापा के नाम नवी मुंबई के पास 60 लाख में खरीदी। क्या दोनों प्रॉपर्टी खरीदने में रिया को किसी ने मदद की? ये अब तक एक राज है। रिया का खर्च और कम कमाई के बाद भी महानगर में संपत्ति की खरीद हर किसी की समझ से परे है। ईडी इन्हीं सवालों का सच जानना चाहती है। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। इस समय मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, जबकि उनके भाई शौविक चतुर्वेदी से पूछताछ पूरी हो चुकी है। ईडी का रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना रिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत सिद्ध हो सकता है। नेहा। बिल्कुल, और ये जो लंबी पूछताछ चल रही है, दरअसल इसमें सवालों की भी एक लंबी फहरिस्त है जो ईडी जानना चाहता है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए गए हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी ईडी के पास है और इसी से मुतल्लिक तमाम सवाल रिया चक्रवर्ती से किए जा सकते हैं। लेकिन जो डिटेल्स बैंक की सामने आ रही हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की बैंक अकाउंट की डिटेल्स हों या फिर रिया ने जो अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शंस किए हैं, सुशांत के खाते से उसमें ट्रांसफर हुआ है नहीं है, तमाम सवालों के जवाब अब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे और ईडी इसी दिशा में अपनी जांच कर रही है। श्वेता। बिल्कुल, तो अभी ईडी सवाल जवाब कर रही है मुंबई में। इंतजार है कि उसके बाद क्या निकल कर आता है, क्योंकि आज ही ये सारे सवाल जवाब खत्म हो जाते हैं या नहीं। अगर नहीं खत्म होते हैं तो कल फिर से बुलाया जा सकता है रिया को। एक तरफ ये सब कुछ मुंबई में चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो दायर किया है, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है और रिया पर इसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या सुशांत को मिला दवाइयों का ओवरडोज? ओवरडोज के पीछे रिया का क्या था प्लान? क्या रिया ने सुशांत को बताया मानसिक रोगी? क्या सुशांत के पैसे हड़पने के लिए रिया ने बनाया ये प्लान?
इन्हीं सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार ने दरवाजा खटखटाया। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बिहार सरकार ने जो हलफनामा दायर किया वो होश उड़ाने के लिए काफी है। बिहार सरकार ने हलफनामे में कहा है कि रिया ने पैसे को लेकर एक्टर को मानसिक रोगी बताया। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों पर सुशांत के संपर्क में आने के पीछे पैसे हड़पने का मकसद बताया। बिहार पुलिस ने यहां तक कहा कि बाद में रिया और उसके परिवार ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बदले बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा। एक और ईडी की पूछताछ चल रही है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका और एक जवाबी हलफनामा बिहार पुलिस की तरफ से आया है, जो बहुत सारी चीजों का खुलासा करने के लिए कोर्ट में सुनवाई होगी, वहां भी चीजों का खुलासा होगा और ईडी अपनी पूछताछ में खुलासा करेगी। बिहार पुलिस ने हलफनामे में जिन बातों का जिक्र किया वो वही आरोप हैं जो सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर लगाए थे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा था कि रिया सुशांत से झगड़ा करके सारा सामान साथ ले गई थी। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया। बिहार सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी बताया कि सुशांत सुसाइड मामले में बिहार पुलिस जांच नहीं कर पा रही है, इसलिए ये मामला सीबीआई को सौंपे जाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की गई और सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में डर लग रहा था कहीं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटे ये केस कहीं वो ना मतलब उसको इम्पोर्टेंस ना मिले, लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से सुशांत सिंह की फैन फॉलोइंग पूरे कंट्री में है और सीबीआई भी इस बात को समझेगी और उस तरह से इम्पोर्टेंस उसको मिलना चाहिए, हम लोग को पूरा उम्मीद है। तो सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें हम लोग को जस्टिस जरूर मिलेगा। सुशांत मामले में इधर सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस पहुंची तो उधर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई हुई। सीबीआई के वकील अनिल सिंह ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मुंबई पुलिस की हरकतें ठीक नहीं थी। पिछले 5 से 6 साल में 14 मामले सीबीआई को दिए गए। वहीं याचिकाकर्ता ने भी कहा कि मुंबई पुलिस की जांच ठीक नहीं है, स्वतंत्र जांच हो। जबकि महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बंद लिफाफे में जांच की रिपोर्ट दी जा रही है, इसलिए ये मामला फिलहाल टाल दिया जाए। आखिर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा अब इस पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी। ऐसे में सुशांत मामले में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिक गई हैं। पटना से रोहित सिंह, मुंबई से विद्या के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह इस पूछताछ पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। दिव्येश, क्या अंदर से कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है और कितनी बुरी तरह से फंसी है ईडी की इस पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर रिया? दिव्येश। सईद, आपको बता दें कि अभी पूछताछ चल रही है, पूछताछ अभी जारी है। हमारा संपर्क अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उनसे नहीं हुआ है क्योंकि पूछताछ अभी चल रही है। वो लोग रिया को क्वेश्चन कर रहे हैं। इस वक्त रिया की क्वेश्चनिंग अकेले ही चल रही है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम सारे सवाल जो कि आरोपों के मुताबिक उनके पास हैं वो सारे सवाल पूछे जा रहे हैं रिया से। उनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, उनके इनकम सोर्स के बारे में भी पूछा जा रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है इस केस की जो ईडी जाँच कर रही है, क्योंकि इनकम सोर्स जो होगा उसके बेसिस पे ये पता लगाया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी रिया ने खरीदी है, जो 2 प्रॉपर्टीज़ रिया और उनके परिवारजन की पता चली है ईडी को, एक खार स्थित प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी जो नवी मुंबई में है, वो कैसे खरीदी गई, किन पैसों से खरीदी गई, उसके बारे में पूछताछ चल रही है। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा जाएगा क्या किसी तरीके का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बैंक खाते के तहत सुशांत के खाते से उनके खाते में हुआ था, या सुशांत से किसी तरीके के उन्होंने पैसे लिए थे, या उनके किसी साथी या उनके किसी जानने वाले के अकाउंट में
सुशांत के अकाउंट से पैसे गए थे या नहीं, ये पूछा बिल्कुल जाएगा। दिवेश, ये काफी अहम है। इस वक्त जो पूछताछ चल रही है वो कई मायनों में अहम है। इससे कई ऐसे सुराग हैं जिनके बारे में, कई ऐसे राज हैं जो पता चलेंगे। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो आपको हम बता दें कि सुशांत केस में सीबीआई और ईडी की इस वक्त जांच चल रही है और बहुत उम्मीद है कि सच जल्द सामने आएगा। लेकिन इन सब के बीच जो राजधानी दिल्ली में हुआ वो शर्मसार करने वाला था। जो वारदात यहां पर हुई है वो बेहद हैरान करने वाली है और दुखद है। नेहा, बिल्कुल श्वेता, और जिस तरीके से हमने निर्भया कांड देखा था उसी की तर्ज पर एक बार फिर से यहाँ पर ये वारदात हुई, जिसमें महज 12 साल की मासूम से बर्बरता से की गई जो घटना है वो सामने आई। उसकी सच्चाई सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। सईद, बिल्कुल नेहा, आरोपी को भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, और 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ जो निर्ममता की गई है, उससे दिल्ली वाले गुस्से में हैं और एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। मासूम बच्ची से हैवानियत पर गुस्सा फूटा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन 12 साल की एक मासूम से हुई हैवानियत के खिलाफ है। बच्चे से ऐसी बर्बरता हुई कि ना तो उसे दिखाया जा सकता है, ना ठीक से बयां किया जा सकता है। जिस क्रूरता से 33 साल के इस हैवान ने वारदात को अंजाम दिया है, उसे सुनकर कोई भी सिहर जाएगा। इसने मासूम बच्चे के शरीर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले किए। सिर पर, हाथ पर, पेट पर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान देखकर इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी हैरानी हो रही है। ये वारदात दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई। जब उसे मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे फौरन एम्स रेफर कर दिया। तब से वो बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि जब बच्ची घर में अकेली थी तो कृष्णन नाम के इस आरोपी ने बच्ची से हैवानियत की, फिर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगोलपुरी का यह आरोपी 2006 में हत्या कर चुका है। इस पर 4 मामले पहले से दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक बच्ची ने कृष्णन को लूटपाट करते देख लिया था। इसी वजह से उसने ये संगीन वारदात को अंजाम दिया। 33 साल का आदमी है जिसका नाम कृष्ण है। इसके पहले 4 केसेस हैं जिसमें हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है। इसके इंटेरोगेशन में इसने पूरा सीक्वेंस हम लोगों को कोरॉबोरेट किया है जिसमें उस लड़की पर असॉल्ट किया गया था। गुरुवार को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एम्स पहुंचे तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और उनसे सवाल पूछने लगे। केजरीवाल जी कहते थे महिला सुरक्षा देंगे। जब निर्भया कांड हुआ था तब चूड़ियां भिजवा रहे थे। कहाँ गई महिला सुरक्षा? दिल्ली सरकार में जब से आए ये केजरीवाल वगैरह, इन्होंने कोई महिला सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। लोगों की नाराजगी के बीच बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मनोरंजन कुमार और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो सुशांत मामले में आपको बता दें, आपको याद होगा कि जिस तरीके से बिहार के अफसर मुंबई पहुंचे थे, वहां पर जांच को अंजाम देने के लिए उन्हें क्वारंटीन किया गया था। अब क्वारंटीन से निकलने के बाद उन्होंने ये कहा है कि मुझे क्वारंटीन नहीं किया गया, दरअसल जांच को क्वारंटीन किया गया। इन्वेस्टिगेशन जो करने आए थे हम लोग, वो मेरे आने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हुआ, चूंकि क्वारंटाइन होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से क्वारंटाइन हो गया। व्यक्ति का बात नहीं है, ये प्रक्रिया की बात है। इसमें किसी व्यक्ति के क्वारंटाइन, मेरा या किसी और के क्वारंटाइन होने सवाल नहीं उठता है। सवाल ये है कि हाँ, प्रक्रिया जो हम लोग करने आए थे वो जरूर बाधित है।
सुना। विनय तिवारी का यह कहना था कि मुझे नहीं बल्कि जांच को क्वारंटीन किया गया, और यही सवाल लगातार महाराष्ट्र की पुलिस पर भी खड़े हो रहे थे। बीएमसी पर तमाम सवाल खड़े हुए कि आखिरकार इस तरीके से एक अफसर को क्यों क्वारंटीन किया गया। इनके साथ जो टीम गई थी उसके बाकी अफसरों को क्वारंटीन नहीं किया गया, सिर्फ विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया। उसके बाद जब दबाव बना बिहार पुलिस की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, तब जाकर विनय तिवारी को छोड़ा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक और वी चैट पर पाबंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक अगले 45 दिन में दोनों चीनी ऐप्स की अमेरिका से विदाई हो जाएगी। और इस बीच टिकटॉक के बिकने की बात भी सामने आई है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदना चाहती है। अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट और बाइटडांस के बीच टिकटॉक को खरीदने को तैयार समझौता नहीं हो पा रहा, तो दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन टिकटॉक को झटके पर झटके दिए जा रहा है। ताजा कदम के तहत राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक और वी चैट पर पाबंदी लगाने के एक आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। ये प्रतिबंध अगले 45 दिनों में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके हित के लिए ये फैसला जरूरी था। दरअसल अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक का कारोबार खरीदना चाहती है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट के पास इस सौदे को पूरा करने के लिए बहुत कम समय रह गया है। इसी के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर चीनी ऐप वी चैट पर भी बैन लगा दिया है। वी चैट के मालिक चीन की टेक कंपनी टेंसेंट है। आदेश के बाद टेंसेंट के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। वहीं इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में चीन की कंपनियों के बनाए मोबाइल ऐप्स के फैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को खतरा पहुंच रहा है। साथ ही ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन इन ऐप्स के जरिए अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले अमेरिकी सीनेट ने आम सहमति से संघीय कर्मचारियों को सरकार से मिले सेट्स पर टिकटॉक ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। हम आपको बता दें कि टिकटॉक को बाइटडांस नाम की कंपनी ने 2017 में लॉन्च किया था। पूरी दुनिया में टिकटॉक के 50 करोड़ और अमेरिका में तकरीबन 8 करोड़ यूजर्स हैं। इससे पहले भारत सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी कंपनी बाइटडांस के ऐप टिकटॉक को बैन कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अमेरिका में चुनाव की जंग लगातार तेज हो रही है। समर्थकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो बिडेन पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। दरअसल ट्रंप ने बिडेन पर ईश्वर विरोधी होने और उग्र वामपंथी विचारधारा के समर्थन का आरोप लगाया। नवंबर को होने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच बयानबाजी रफ्तार पकड़ रही है। चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही दोनों पार्टियों के प्रत्याशी सियासी हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। चुनाव प्रचार में ओहायो पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने रैली में जो बाइडेन की जमकर बखिया उधेड़ी और बाइडेन पर निजी हमले से भी नहीं चूके। ट्रंप ने बाइडेन को निशाने पर लेते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक प्रत्याशी ने 47 साल के करियर में कुछ भी नहीं किया है। उनके लिए चाइना फर्स्ट है और अमेरिका लास्ट है। He's been in public office for 47 years. He's done nothing. Now he's going to fix everything. Doesn't work that way. And I wouldn't say he's at the top of his game, would you? Do you think? But he supported every single globalist attack on American workers. Joe Biden's policies put China first and America last. हालिया सर्वे में खुद को बाइडेन से राष्ट्रपति पद की रेस में पीछे बताए जाने से तिलमिलाए ट्रंप यहीं नहीं रुके। ट्रंप ने बाइडेन पर देश को गुमराह करने का भी आरोप जड़ दिया।
ट्रंप ने बाइडेन को ईश्वर विरोधी और उग्र वामपंथी विचारधारा का समर्थक तक करार दे दिया। They're against religion, Bible, God. How's he going to win Texas? How's he going to win Texas? So he's not going to win Texas. He's not going to win Ohio. अमेरिका में कोरोना महामारी से निपटने के तरीकों को लेकर लगातार निशाने पर रहे राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में कमी की बातें सामने आ रही हैं। ताजा सर्वे भी उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सभी बातों से बेपरवाह राष्ट्रपति ट्रंप अपनी रैलियों में जीत के दावे ठोकते नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन यूरोप इससे ज्यादा ही प्रभावित है। यूरोप के 2 देश स्पेन और फ्रांस में इस महामारी ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन स्पेन, फ्रांस में कोरोना तेजी से फैलने के बाद डर अब और बढ़ गया है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस से दुनिया भर में तबाही जारी है। इस जानलेवा वायरस से न सिर्फ लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, बल्कि करोड़ों लोग संक्रमित हैं। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने अब यूरोप में दोबारा वापसी की है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और ग्रीस उन यूरोपीय देशों में शामिल है जहां कोरोना संक्रमण के नए मामलों में अच्छा खासा उछाल देखा जा रहा है। यूरोप के सबसे ताकतवर देश फ्रांस में महज एक दिन में 1700 नए लोग संक्रमित हुए हैं। फ्रांस में पिछले 2 महीने में संक्रमण के हर दिन सामने आने वाले नए मामलों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि फ्रांस में कोरोना महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है। वहीं स्पेन में भी महज एक दिन में करीब 1800 लोग नए संक्रमित हुए हैं। स्पेन में भी कोरोना महामारी की वापसी की बात कही जा रही है। स्पेन में अब संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,06,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में भी कोरोना वायरस दोबारा तेजी से फैलता नजर आ रहा है। यहाँ कोरोना के 741 नए मामले सामने आए हैं, जबकि ग्रीस में एक दिन में 124 नए लोग संक्रमित हुए हैं। यूरोप के अधिकांश देशों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में काफी ढील दी गई है और तभी से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी दर्ज भी की गई है। आज तक ब्यूरो। टियर 3 में बात अब चीन की करेंगे, जहां पर चक्रव्यूह की तैयारी है। समंदर से लेकर पहाड़ तक, आसमान से लेकर पाताल तक उसे धूल चटाने की तैयारियां की जा रही हैं। साउथ चाइना चीन में उसे डुबोने का पक्का प्लान तैयार किया जा चुका है। श्वेता, बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत की खबर मिली तो चीन की एक तरह से सांसें उखड़ने लगी, उसके सिर पर डर मंडराने लगा। सही जी, श्वेता, जो जिक्र किया आपने पॉम्पियो और एस जयशंकर का, जहां दोनों के बीच फोन पर जबरदस्त बातचीत हुई है, क्वाड ग्रुप को लेकर जमकर चर्चा हुई है और ये वही ग्रुप है जो चीन के लिए अब काल बन चुका है। भारत अमेरिका के बीच इधर फोन घनघनाया, उधर बीजिंग में जिनपिंग की नींद उड़ गई। परेशान हो गया ड्रैगन, हांफने लगी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी। पूर्वी लद्दाख में चीन की गुस्ताखी के खिलाफ है ये सबसे बड़ी मोर्चाबंदी। क्वाड से होगा ड्रैगन का इलाज। आपको बताएंगे कि आखिर क्या है क्वाड, क्यों क्वाड से डर रहा है चीन। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि किन किन मोर्चों पर चीन की घेराबंदी हो रही है। कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर चीन लगातार घिर रहा है। चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच फोन पर बात हुई।
दोनों देशों के बीच कोरोना के संक्रमण काल में क्वाड ग्रुप पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ बड़े स्तर पर बातचीत हुई। दक्षिण एशिया, अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक के अलावा कुछ और मुद्दों पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में क्वाड के अंदाज में मीटिंग करने पर भी चर्चा हुई। भारत और अमेरिका की बातचीत की वजह से चीन खास परेशान है। न केवल पोम्पियो और जयशंकर ने क्वाड और जो बॉर्डर इलाकों में हो रहा है उस पर बात की, लेकिन जो फैसले भारत और अमेरिका की सरकार ले रही है उससे चीन को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। पूर्वी लद्दाख में चीन की कायराना हरकत के बाद से अमेरिका खुलकर भारत के साथ है। यही वजह है कि चीन पर अमेरिका ने नकेल कस दिया है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में चीन को घेरना शुरू कर दिया। चीन की कारस्तानी का जवाब देने के लिए अमेरिका पहले ही वहां अपना जंगी बेड़ा भेज चुका है, जबकि भारत भी हिंद महासागर में सतर्क है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता कैले ब्राउन ने कहा, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निकट सहयोग जारी रखने पर बात की। अमेरिका भारत 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत और विश्व भर में समृद्धि एवं शांति कायम रखने पर चर्चा की। अब आपको बता दें कि जिस शक्तिशाली समूह क्वाड का नाम सुनते ही चीन की हालत पतली हो जाती है, वो है क्या? क्वाड की शुरुआत 2007 में हुई थी। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। मार्च में कोरोना वायरस को लेकर क्वाड की मीटिंग हुई थी। इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के पास क्वाड की कोई काट नहीं है। अगर इस समूह ने ठान लिया तो समंदर में चीन को डुबो देगा। उसकी दादागिरी पर नकेल कसा जा सकता है। यही वजह है कि चीन चिढ़ा हुआ है और उसे क्वाड की चौकड़ी पसंद नहीं। लेकिन चीन का हिसाब करना जरूरी है, उसका इलाज जरूरी है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको उस रास्ते पर लिए चलते हैं जहां पर जब भारत का टैंक दौड़ेगा तो चीन का दिल बैठ जाएगा। इस टैंक और इस तरह के टैंक्स को भारत ने खास तौर से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार किया है। बिल्कुल, और आपको हम बता दें कि यही वजह है जिसकी वजह से चीन जो है एक तरह से बेचैन है, बौखला रहा है। आपको आज हम उस सड़क पर लेकर चलेंगे जो कि एलएसी के साथ साथ बन रही है। जी हां, और इसे कहते हैं दौलत बेग ओल्डी सड़क। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हैं। नेहा। आज तक संवाददाता गौरव सावंत 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे और 255 किलोमीटर का लंबा और कठिन सड़क मार्ग उन्होंने तय किया। पूरा जायजा इसका लिया। जिस तेजी से ये सड़क बन रहा है उसे देखकर चीन की बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो सड़क जो चीन की साजिश में पलीता लगा देगी, वो पुल जो चीन के प्लान को ध्वस्त कर देगा, 18,000 फीट की ऊंचाई से चीन की घेराबंदी, सांस जमा देने वाले मौसम में सेना का मिशन, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का सैन्य प्लान, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर आज तक 18,000 फीट की ऊंचाई से साहसिक रिपोर्टिंग, 18,000 फीट की ऊंचाई पर
दौलत बेग ओल्डी का ये इलाका देश की आखिरी चौकी है। ये वो मोर्चा है जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। एक वक्त था जब यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाता था। मुश्किल मौसम, बेजान पहाड़, वीरान इलाके, इन रास्तों से आगे बढ़ना सेना के लिए बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हम लोग हैं लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर। डुरबुक का यही मार्ग डुरबुक से श्योक और श्योक से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है। लद्दाख में काराकोरम की पहाड़ियों में भारतीय सेना की वो आखिरी चौकी है। दुरबुक से दौलत बेग ओल्डी तक आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने 255 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय किया। आज हम आपको दिखाएंगे भारत की वो तैयारी जिससे चीन इतना बेचैन हो गया कि उसने LAC पर साजिश पे साजिश शुरू कर दी। दुरबुक से दौलत बेग ओल्डी तक सीमा सड़क संगठन 35 पुल बना रहा है। श्योक नदी पर बना ये पुल चीन की साजिश का करारा जवाब है। इस समय डुरबुक से 150 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। 14,650 फीट की ऊंचाई पर कर्नल छिवांग रिंचन महावीर चक्र एंड बार सेना मेडल लद्दाख के हीरो के नाम पर यह ब्रिज पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है। और यह ब्रिज प्रकृति का चमत्कार नहीं है, यह सेना के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का परिणाम है। इन इलाकों में सड़क बनाना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं। हमारा सफर दुरबुक से शुरू हुआ था और अब हम दौलत बेग ओल्डी से 10 किलोमीटर पीछे हैं। 18,000 फीट पर सड़क निर्माण का ये काम कितना मुश्किल है, ये आप सेना के अफसर से ही सुनिए। इस समय हम लोग DSDBO रोड पर लगभग 18,200 फीट की ऊंचाई पर हैं और ये इस रोड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस रोड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक मेरे पीछे वो रीमो ग्लेशियर है और यहीं से पानी आता है श्योक नदी में। 245 किलोमीटर का सफर तय करके हम भारत की सबसे ऊंचाई वाले मोर्चे पर पहुंचने वाले हैं, जहां से पहले अब तक आसानी से पहुंचने के लिए सिर्फ हवाई सेवा का इस्तेमाल हो रहा था। ये हवाई अड्डा दौलत बेग ओल्डी की लाइफलाइन है। सेना अपने इस मोर्चे के लिए इस हवाई अड्डे पर बहुत हद तक निर्भर थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 16,696 फीट की ऊंचाई पर ये दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ALG या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। यहाँ पर वायुसेना ने 1962 में अपने विमान उतारे थे। 1962 के अलावा 2008 में AN-32 एक विमान उतारा था और फिर 2013 में C-130J हर्क्यूलिस विमान यहां पर उतारा गया था। अभी भी यहां पर एक हेलीपैड है। वो हेलीपैड यहां पर रसद सामग्री, जरूरत का सामान लेकर आता है और ठीक उसके पीछे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। अब जमीन के रास्ते हर मौसम में दौलत बेग ओल्डी में पहुंचा जा सकता है। नदियों को पुल से पाट दिया गया है, पहाड़ काट डाले गए हैं और चीन को बता दिया गया है कि वो भारत की तरफ आंख उठाने की गलती न करे। इस प्रोजेक्ट में सड़क निर्माण का ये कार्य यही समाप्त होता है, लेकिन सीमा सड़क संगठन, सेना और सरकार का कहना साफ है कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा ताकि देश का विकास और सुरक्षा दोनों निरंतर साथ साथ चलते रहे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, TBO आज तक। तो विकास और सुरक्षा का काम एक साथ किया जा रहा है और चीन के खिलाफ तैयारियों की खबर के बाद अब बात हम कानपुर की करेंगे, जहां विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की जान ले ली थी। सईद, बिल्कुल नेहा, लेकिन साथ ही साथ एसओ विनय तिवारी की गद्दारी का इसी केस में एक और सबूत श्वेता सामने आया है। आपको बता दें कि शहीद एसओ देवेंद्र मिश्रा और कानपुर के SP ग्रामीण के बीच की बातचीत के ऑडियो में विनय तिवारी के कारनामे की ये पोल खोल रहे हैं। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा, ये पैर छूता है उसके।
अच्छा। हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी। तो उसके ऊपर इसी एसओ के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम चल देंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था। हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीईओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया। लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। अरे बाप रे बाप। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको रपीटूंगा मैं, है ना। ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना था इससे वो कर दिया। और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीईओ। तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक। आज दबी सी दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोगों नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे, मैं देखता हूँ। अरे सर देख, वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीईओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है। वो तो फोन उस पर बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब। मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ सब थाने। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह मौत मामले में। रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, रिया चक्रवर्ती के फोन कॉल डिटेल सामने आया है जिसमें उनकी बातचीत डीसीपी बांद्रा से हुई है। 21 जून और 14 जुलाई के बीच 4 बार रिया की उनसे बात हुई। मैसेज पर भी बात हुई, फोन कॉल पर भी बात हुई, क्योंकि ये फोन कॉल डिटेल से ही तथ्य सामने आया है। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा है। डीसीपी बांद्रा अभिषेक त्रिमुखे से रिया चक्रवर्ती की 4 बार बात हुई 21 जून और 18 जुलाई के बीच, और मैसेज पर भी दोनों का संपर्क हुआ है। ये रिया के कॉल डिटेल से सामने आ रहा है। दरअसल रिया के कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं, किन किन से उनकी बातचीत हुई है। व्हाट्सएप डिटेल्स भी हैं जिसमें उनके अलग अलग लोगों से बातचीत के डिटेल्स भी अब खंगाले जा रहे हैं। बेसहयोगी अंजना इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। अंजना, कॉल डिटेल्स में 4 बार बातचीत का जिक्र है, वो भी 21 जून से 14 जुलाई के बीच। बिल्कुल नेहा, 21 जून जिस दिन 28 सेकंड की बातचीत हुई है, ये कॉल रिया ने डीसीपी त्रिमुखे को किया था। डीसीपी बांद्रा वही जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रहे हैं। ये कॉल 28 सेकंड की है। अब आप अगर टाइम कीजिए तो मैं आपको 28 सेकंड में एक कॉन्वर्सेशन आपके साथ करती हूँ कि क्या आप रिया चक्रवर्ती बोल रही हूँ, मैं डीसीपी त्रिमुखे बोल रहा हूँ, मैं आपको जांच के लिए बुला रहा हूँ। क्या आखिर एक ऑफिशियल कैपेसिटी में एक डीसीपी किसी को इंटरोगेशन के लिए बुला रहा है, समन्स भेजता है, अगर आप फोन पर भी बातचीत करके बुला रहे हैं तो औपचारिक रूप से आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कितनी देर की होगी। अब इसको लेकर कई तरह के स्पेकुलेशन लग सकते हैं कि क्या इसके बाद व्हाट्सएप कॉल की बात हुई कि उस पर आई क्योंकि उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, क्या कोई दूसरे तरीके से मैसेज कन्वे करने की कोशिश हुई। लेकिन ये 28 सेकेंड 29 सेकेंड को, फिर मैं आपको बताती हूँ, 22 जून को डीसीपी त्रिमुखे ने रिया को एक मैसेज भेजा है। फिर अगला कॉल जो है वो 22 जून को डीसीपी ने रिया को किया है, ये 29 सेकंड का है, 29 सेकंड। अगला जो है वो 1 जुलाई को कॉल है डीसीपी से रिया के लिए 66 सेकंड का, और 18 जुलाई को फिर रिया कॉल करती है डीसीपी त्रिमुखे को
वो भी 61 सेकंड का कॉल है। अब ये बताता है कि आखिर इस तरह के छोटे कॉल्स का क्या मतलब है। अगर आपने समन्स भेजे थे तो डीसीपी खुद क्या कॉल करके बातचीत कर रहे थे, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से उसको बुला रहे थे। अगर बुला रहे थे तो आप 28 सेकंड्स में सब कुछ कन्वे कर दे रहे हैं। ये थोड़ा सा ऐसा है जिस पर कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि 28 सेकंड में आखिर एक डीसीपी ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या कुछ कन्वे कर दे रहे थे एक ऐसी महिला को जो कि सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जिसके जरिए मिल सकती है सुशांत सिंह राजपूत की मौत में, क्योंकि उनकी सबसे करीबी, उनकी गर्लफ्रेंड, जिनको लेकर इतना बवाल छिड़ा उसके बाद जब पिता ने कंप्लेन की, उसमें आपने सिर्फ 28 सेकंड, किस तारीख को ये कॉल किए गए, कितने अंतराल में कॉल किए, क्योंकि ड्यूरेशन तो आपने बताई है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है। उसके बाद पहला कॉल रिया से डीसीपी को जाता है 21 जून को। उसके बाद अगला कॉल 22 जून को है। फिर एक गैप है लगभग 8 दिनों का, और उसके बाद 1 जुलाई को डीसीपी कॉल करते हैं रिया को, और फिर एक गैप है 17 दिन का और 18 जुलाई को। अब सवाल यही है कि ये ध्यान रखना होगा कि आजकल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम व्हाट्सएप भी बन चुका है, जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, ना व्हाट्सएप मैसेजेस को, ना व्हाट्सएप कॉल्स को। तो क्या 28 सेकंड में ऐसा कुछ कन्वे हो रहा था? ये अभी स्पेकुलेशन है और हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई कंजेक्चर करना भी नहीं चाहते। लेकिन ये 28 सेकंड, 29 सेकंड, 60 सेकंड, 61 सेकंड, कुछ सवाल तो पूछ रहे हैं। बेरूत में 4 अगस्त को हुए धमाके की लगातार नई नई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक वीडियो है एक दुल्हन के प्री वेडिंग शूट का। जिस वक्त बेरूत बंदरगाह पर भयंकर धमाका हुआ, उससे ठीक पहले एक दुल्हन प्री वेडिंग शूट करा रही थी। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। एक भयंकर धमाका जिसने पूरे बेरूत शहर को हिला दिया। लेबनान की राजधानी में धमाका तो 4 अगस्त को हुआ था, लेकिन 3 दिन बाद भी लगातार दिल दहलाने वाली नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, शादी के जोड़े में एक दुल्हन अपना प्री वेडिंग फोटो शूट करा रही है, इस बात से बेखबर कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी होता है एक भयंकर धमाका। धमाका इतना तेज है कि उसके कंपन से सब कुछ बिखर जाता है। फोटो शूट कर रहा कैमरामैन समेत वहां मौजूद लोग धमाके से गिर जाते हैं। कैमरा भी नीचे गिर जाता है और मच जाती है चीख पुकार। इस वीडियो से आप धमाके से पहले और बाद की तबाही और चारों तरफ फैले अफरा तफरी और बर्बादी के मंजर को साफ देख सकते हैं। कुछ वक्त पहले दुल्हन खुशी खुशी प्री वेडिंग फोटो शूट करा रही थी और चंद पलों में जहां खुशियों का संसार था, वहां बर्बादी का मलबा बिखर गया। 4 अगस्त को हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर बेरूत धमाके के कई वीडियो अलग अलग जगहों और एंगल से वायरल हो रही हैं। इन वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना तीव्र रहा होगा। बेरूत बंदरगाह पर हुए धमाके में अब तक मरने वालों की संख्या 157 पहुंच गई है। 5000 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। धमाके ने एक जीवंत शहर को मलबे और मरघट में तब्दील कर दिया है। आज तक ब्यूरो। नेहा, श्वेता के साथ हमें दीजिए इस बुलेटिन में इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।